लोकसभा चुनाव 2024 के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसका यदि एक मेन हाइलाइट्स कहा जाए कि सिर्फ एक मेन हाइलाइट बताइए तो वो है उत्तर प्रदेश की जनता का मैंडेट। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वो सबक सिखाया, वो घाव दिया कि बीजेपी इस घाव को 5 साल तक सहलाती ही रहेगी, इलाज कराती रहेगी, मरहम लगाती ही रहेगी। दूसरा हाईलाइट है बीएसपी की कहानी खत्म। तो आज हम बात करते हैं बीएसपी का ये हश्र क्यों हुआ और बीएसपी का फ्यूचर क्या है, मायावती की राजनीति क्या खत्म हो गई है, इसी बात पर चिंतन करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये समझने के लिए थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना होगा। ये बात 1991 की है। उस समय दलित राजनीति, दलित बहुत सताए हुए थे, यूपी में बहुत बेहाल जीवन जी रहे थे, उनका अपना कोई नेता नहीं था। इसी दौरान काशीराम का उदय होता है। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी बना करके सारे दलित वर्ग को इकट्ठा किया, कुछ हिस्सा ओबीसी को भी मिलाया और काशीराम ने राजनीति की जो नई इबारत यूपी में लिखी उसका असर देश के कई राज्यों में होने लगा। उत्तर प्रदेश में 1991 से बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। हाल ये रहा कि काशीराम ने मायावती को, बता दें कि मायावती एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, दलितों के लिए काम करने की बहुत इच्छा थी उनकी, लगी रहती थी काम करने के लिए। काशीराम से संपर्क हुआ तो काशीराम से इतनी नज़दीकी बढ़ी कि उन्होंने मायावती को बीएसपी की पूरी कमान सौंप दी। आगे चल करके मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बड़ी बात यह है कि 2007 से लेकर के 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने बीएसपी की उत्तर प्रदेश में चलाई। 2012 तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बगैर सियासत की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन इस 12 साल में ऐसा क्या बदल गया कि बीएसपी और मायावती राजनीति के केंद्र से खत्म हो चुके हैं। आपको हम बता दें कि 2014 में जब मोदी सुनामी के रूप में बीजेपी के सामने आए प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो उत्तर प्रदेश में इसके पहले तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही हर जिले में, हर लोकसभा सीट पर, हर विधानसभा सीट पर कब्जा करती थी और बड़ा दबदबा था। बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी मानी जाती थी और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए तो ऐसा पासा पलटा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी ने जीत ली। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। इस प्रकार 7 सीटें बची, 73 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इसके बावजूद बीएसपी का जो वोट बैंक है वो लगभग 22% था। क्योंकि बीजेपी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अलग अलग लड़ी थी। 4 हिस्सों में वोट बटे तो बीजेपी ने 73 सीटें जीत ली। वहां से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। 22% वोट बीएसपी का उत्तर प्रदेश में 2014 में था लोकसभा चुनाव में। लगभग इतना ही वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था। कांग्रेस का वोट बैंक भी लगभग 8 से 9% था। अब ऐसा क्या हो गया 2014 से लेकर के
2024 तक कि बीएसपी का वोट बैंक घट करके 7.5 से 8% रह गया यूपी में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जाटो समाज के बीच ही पार्टी का नाम रह गया है, मायावती का नाम रह गया है। इसके लिए बीएसपी कितनी जिम्मेदार है? बीएसपी के नेता क्या मायावती से खुश हैं? क्या इसके लिए मायावती ही जिम्मेदार है? क्या बीजेपी के दबाव में मायावती की राजनीति खत्म होने वाली है? दरअसल 2024 के जब लोकसभा चुनाव की भूमिका बनाई जा रही थी, एक तरफ एनडीए गठबंधन था, एक तरफ इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में इस बात की चर्चा बहुत जोर पकड़ी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी साथ में आ चुकी है और क्यों ना बीएसपी को साथ में ले लिया जाए, तो फिर यहाँ पर बीजेपी को सीटों के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीएसपी की जो मायावती सुप्रीमो है वो बीजेपी के सारे पर काम करती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई के कई केस उनके खिलाफ सारी डायरी अमित शाह के पास जमा है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के सारे पर ही मायावती सारे फैसले लेती है और अंततः वो इंडिया गठबंधन में बीजेपी के अप्रत्यक्ष रूप से कहने से मायावती शामिल नहीं हुई। और 2024 का यूपी में लोकसभा चुनाव मायावती ने अपने दम पर लड़ने की घोषणा कर दी। उसी समय लगने लगा था कि ये बीजेपी के सारे पर मायावती काम कर रही है और इनको अब एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। एक सीट मिली थी, वो भी प्रत्याशी के कारण मिली थी, ना कि इनके कारण। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पे। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि यदि मायावती अपने सारे प्रत्याशी खड़े कर देंगी, जहां जहां वो चाहेंगे मुस्लिम प्रत्याशी, जहां जहां वो चाहेंगे उसके अनुसार प्रत्याशी, तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाएगा, जिससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। मायावती ने ऐसा किया भी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पूरा मुस्लिम वोट बैंक, जो कि लगभग 18% माना जाता है, एक मुश्त गठबंधन में गया है। गठबंधन मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में गया। इसके साथ ही जो मायावती ने प्रत्याशी घोषित किए और कई सीटों पर 3-3 बार प्रत्याशी बदले, तो इससे बीएसपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ये मैसेज गया कि ये बीएसपी सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि जाटो समाज को छोड़ करके, क्योंकि जाटो समाज अभी भी बीएसपी और मायावती के पीछे सीना ताने खड़ा हुआ है, लेकिन जो दलित समाज का और वोट बैंक है वो पूरी तरह से कांग्रेस और सपा के गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया। और इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली। इतनी सीटें तो कभी मुलायम सिंह यादव भी नहीं जीत पाए थे, और 6 सीटें कांग्रेस को मिली। इस प्रकार गठबंधन ने 43 सीटें, 43 सीट जीत ली और बीजेपी को 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या बीएसपी की राजनीति अब खत्म? क्या मायावती की कहानी खत्म है? हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन वर्तमान हालात को देख करके लगता है कि अब मायावती का चैप्टर क्लोज होने वाला है, एक प्रकार से हो ही गया है। क्योंकि मायावती का जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत एक प्रकार से तानाशाही वाला माना जाता है। बीएसपी में कोई भी नेता नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 नहीं होता है। 1 से लेकर के 10 तक बहन मायावती ही की चलती है, वही अपने अनुसार सारी डिसीजन लेती है। यदि कोई नेता थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। कई ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में हैं जो बीएसपी की रीढ़ माने जाते थे,
जिसमें R.K. चौधरी वगैरह भी है, केशव प्रसाद मौर्य भी है और भी कई नेता हैं, सबको पार्टी से बाहर कर देते हैं। कुछ दिनों पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया बीएसपी का और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आकाश आनंद ने सभाएं भी ली लोकसभा चुनाव में और कुछ इतने आक्रामक बयान दिए कि मायावती घबरा गई और उन्होंने तो उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, उत्तराधिकारी के पद से भी हटाया। उसी समय ये बिल्कुल 100% सच हो गया था कि बीएसपी का वोट परसेंटेज बहुत गिरेगा और एक भी सीट नहीं आएगी और आगे चल करके बीएसपी और मायावती की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो क्या यदि बीएसपी की राजनीति खत्म हो जाएगी, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, मायावती का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो क्या दलितों के सवाल कौन उठाएगा? दलित राजनीति कौन करेगा? एक नाम है चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी के फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के वो चीफ हैं, एक भीम आर्मी भी गठित की है। वो चंद्रशेखर ने दलितों में एक नई आशा जगाई है, क्योंकि पश्चिम यूपी के नगीना लोकसभा सीट से सारे बातों को दरकिनार करते हुए चंद्रशेखर रावण ने शानदार जीत दर्ज की है। आपको हम बता दें कि चंद्रशेखर रावण में जो दलित समाज के 40-45 साल तक के लोग हैं, जिन्होंने मायावती का चरम उभार, चरम सीमा पर जो राजनीति थी वो नहीं देखी है, वो बीएसपी को चुका हुआ मानते हैं और वो चंद्रशेखर रावण में अपना भविष्य देखते हैं। वैसे भी चंद्रशेखर बहुत आक्रामक माने जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं और भाषण शैली भी लोगों को लुभाने वाली है, आक्रामक भाषण देते हैं। जहां पर भी दलितों पर कोई अत्याचार होता है, देश के किसी भी कोने में हो, वहां पे आप चंद्रशेखर रावण को जाते हुए पाएंगे और दलितों के सवाल उठाते हुए पाएंगे। तो जब लोकसभा में अब दलितों की आवाज चंद्रशेखर रावण उठाएंगे, तो पब्लिक में, दलित समाज में अब ये मैसेज जाएगा कि हमारी आवाज उठाने वाला, हमारे सवाल उठाने वाला अब चंद्रशेखर रावण है। तो चंद्रशेखर रावण की राजनीति काफी उज्जवल दिखती है आगे चल करके। चंद्रशेखर रावण का राजनीतिक भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। तो क्या चंद्रशेखर रावण मायावती की जगह ले लेंगे? ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो पॉलिटिकल सीन बन रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश के दलितों के नंबर 1 नेता होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।